हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीन एज के नाम से वर्ग एक का जो एग्ज़ाम होता है टीईटी का, एमपीटीईटी और दूसरे कई राज्यों के जो टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें एक टॉपिक दिया है टीन एज बाय जवाहरलाल नेहरू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर टीन एज के नाम से हमने बहुत सर्च करा लेकिन हमको कोई टॉपिक ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, टीन एज जो है ये एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ठीक है ना, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। ये एक स्पीच है जो सेकंड इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल न्यू दिल्ली में जो एक आयोजन हुआ था, इसमें 23 अक्टूबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। इसी को टीन एज के नाम से हमारे सिलेबस में लिया गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही है फ्रेंड, टीन एज, जिसका एक्चुअल नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। और याद रखिए, सेकंड इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में 23 अक्टूबर 1955 में, और इसको एड्रेस किया था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आइए फ्रेंड, जो हमारे आज के जो राइटर कह सकते हैं, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इनके बाद गुलजारी लाल नंदा जी ये प्रधानमंत्री बने थे। पर्सनल डिटेल की बात करें फ्रेंड, तो 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, जो अब यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था ये ब्रिटिश इंडिया में। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी 74 ईयर्स की एज में न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। समाधि स्थल शांतिवन दिल्ली में एक जगह है जहां पर इनकी समाधि बनाई गई है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये सक्रिय रहे। भारत के आज़ादी के आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका जो है निभाई। महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी थे और इसी कारण से ये प्रधानमंत्री बने भारत के। पत्नी का नाम फ्रेंड कमला नेहरू, इनकी पुत्री जो आगे जाके भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। पिता का नाम फ्रेंड पंडित मोतीलाल नेहरू। ये बेसिक जानकारी देख रहे हैं अभी केवल हम, क्योंकि जब नेहरू जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रिच फैमिली से थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी भी एक बैरिस्टर थे, जाने माने बैरिस्टर थे इंडिया के। बहुत ही रिच फैमिली से थे। पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और इन्होंने ग्रेजुएशन की ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। इनर टेम्पल, यहाँ से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर बन गए। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी बायोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो और ढेर सारी चीज़ों को, इनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि बहुत सारे आज़ादी के जो आंदोलन हुए उसमें इन्होंने भूमिका निभाई और बहुत सारा इनका जो काम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आइए हम सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है टीन एज। अब इस भाषण की शुरुआत होती है फ्रेंड, यू नो दैट आई वंस रोट अ बुक कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई वॉज एंगेज्ड इन दैट क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर आई रोट दैट बुक। मैं एक खोज में लगा हुआ था बहुत समय से, इस किताब को लिखने से पहले। इट वॉज नॉट मियर क्यूरियोसिटी दैट लेड मी टू दैट क्वेस्ट। ये केवल एक उत्सुकता नहीं थी कि मैं इस खोज में लगा हुआ था,
I was engaged in many activities and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought. आगे वो कहते हैं फ्रेंड कि इस किताब को लिखने से पहले मैं एक खोज में लगा हुआ था, और ये केवल एक उत्सुकता नहीं थी कि मैं इस खोज में लगा हुआ था। मैं चाहता था कि मेरी जो गतिविधियां हैं, है ना, मेरी माय एक्टिविटी एंड माय थॉट, मेरी गतिविधियां यानी मेरे क्रियाकलाप और मेरे विचारों के बीच में एक सामंजस्य हो। रिकंसिलिएशन का फ्रेंड अर्थ होता है मेल, सामंजस्य। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरी गतिविधियां, मेरी एक्टिविटी और मेरे थॉट्स, मेरे विचार जो हैं, इनके बीच में सामंजस्य हो। थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, यानी कि बिना गतिविधि के जो विचार किया जाए वो व्यर्थ है। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली, और बिना विचार किए किया गया काम मूर्खता है। ऑफ कोर्स, देखिए ऑफ कोर्स मत होता बिल्कुल। वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इररिप्रेसिबल अर्ज। अब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम कभी कभी किसी आवेग के प्रति या ऐसी इच्छा जिसे दबाया ना जा सके, देखिए इररिप्रेसिबल का मतलब होता है जो दबाया ना जा सके, अर्ज का मतलब होता है प्रबल इच्छा। तो कभी कभी हम किसी आवेग या किसी ऐसी प्रबल इच्छा के प्रति क्रिया करते हैं जिसे दबाया ना जा सके। इफ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी, यदि अचानक से आप मेरे ऊपर एक ईंट फेंक दो, एंड माई हैंड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, इट इज एन ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव एक्शन एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट थॉट। यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे यदि आप मेरे ऊपर अचानक से एक ईंट फेंक दो, तो मेरा हाथ जो है वो अपने आप ही मेरे को बचाने के लिए उठ जाएगा, जो एक नैसर्गिक गुण होगा, ना कि एक डेलिब्रेट थॉट। डेलिब्रेट का मतलब होता है देखिए जानबूझकर। तो अचानक से अगर आप मेरे ऊपर एक ईंट फेंक देंगे तो उससे अपने आप को बचाने के लिए मेरा हाथ जो है वो अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। ये एक नैसर्गिक गुण होगा, ना कि एक सोच विचार करके किया गया काम। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. हमारा जीवन जो है वो इस तरह से होता है कि सुबह से लेकर के देर रात तक हमारे जो एक बहुत सारे ऑटोमेटिक एक्शंस होते रहते हैं, यानी ऐसे क्रियाकलाप होते रहते हैं जो अपने आप ही होते हैं। यानी बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। एनीथिंग वी डू आउटसाइड दैट कॉमन रेंज ऑफ एक्शन, बाहर जो भी कुछ हम करते हैं एक सामान्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं। हाउएवर हैज टू बी प्रेसिडेड बाय सम मेजर्स ऑफ थिंकिंग, हालांकि इनमें कहीं ना कहीं हमारे विचारों का एक जो है रूप होना चाहिए, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक हमारी सोच होना चाहिए, हमारे विचार होना चाहिए। द मोर एक्शन एंड थॉट आर एलाइड एंड इंटीग्रेटेड, द मोर इफेक्टिव दे बिकम एंड द हैप्पियर यू ग्रो। यहाँ पे देखिए नेहरू जी कह रहे हैं द मोर एक्शन एंड थॉट आर एलाइड एंड इंटीग्रेटेड, द मोर इफेक्टिव दे बिकम एंड द हैप्पियर यू ग्रो। यानी हमारे क्रियाकलाप और हमारे विचार, इनमें जितना ज़्यादा सामंजस्य होगा उतनी ज़्यादा प्रभावी रूप से हम आगे बढ़ेंगे और उतने ही ज़्यादा हम जीवन में खुश होंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड, देयर विल देन बी नो इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ विश टू डू समथिंग एंड इनेबिलिटी टू एक्ट, और बिटवीन थिंकिंग वन वे एंड एक्टिंग इन अनदर। तो यहाँ पे नेहरू जी ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारे क्रियाकलापों और हमारे विचार में सामंजस्य होगा उतनी ही प्रसन्नता से, खुशी से हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, और हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई मतभेद, कोई विवाद नहीं होगा हमारे मन के अंदर। बिटवीन अ विश टू डू समथिंग, किसी काम को करने की जो इच्छा है हमारी,
एंड इनेबिलिटी टू एक्ट, और उस काम को करने में असमर्थता, और बिटवीन थिंकिंग वन वे एंड एक्टिंग इन अनदर, और एक तरह से सोचना और दूसरे तरह से काम करना। यानी हमारे मन में अगर हमारे जो विचार है और हमारी जो गतिविधियां हैं उनमें सामंजस्य होगा तो हम जो सोचेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। द हैप्पीएस्ट मैन इज ही हुज थिंकिंग एंड एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वो है जिसके विचार और उसके क्रियाकलापों में सामंजस्य होता है। हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। अब वो कहते हैं कि खुशियाँ जो है आखिरकार, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, खुशियाँ जो है वो आखिरकार एक मन के अंदर की अवस्था है। यानी हमारे मन के अंदर से खुशियाँ आती है। खुशी कहीं बाहर से नहीं मिलती। यदि हम अंदर से खुश हैं तो हम खुश हैं। इट इज़ लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये बहुत कम ही निर्भर है बाहर के वातावरण में। हैप्पीनेस हैज़ वेरी लिटिल टू डू फॉर इंस्टेंस विद वेदर यू आर रिच और नॉट। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि खुशी जो है इसका इस चीज़ से बहुत कम ही लेना देना है बाहर की चीज़ों से। उदाहरण के लिए कि आप अमीर हैं या नहीं हैं, इस बात पे आपकी खुशी, आपके मन की जो प्रसन्नता है, इस बात पर निर्भर नहीं करती। बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, इस चीज़ से हमारी जो खुशी है, मन की प्रसन्नता है, इस पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि यदि आप अमीर हैं या नहीं हैं, इस चीज़ से खुशी निर्भर नहीं करती। कई बार एक बहुत अमीर व्यक्ति भी दुखी होता है और गरीब व्यक्ति भी अपना जीवन ऐसे जीता है जैसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत प्रसन्नता है उसके जीवन में। सम ऑफ द मोस्ट माइजरेबल पर्सन्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ आर द रिच पीपुल। देखिए आगे वो यही बात कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दयनीय व्यक्तियों जिनसे मैं मिला हूँ, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अमीर थे। इट इज़ ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन माइजरेबल इन अ वेरी एक्यूट वे। अब ये बात भी सही है कि गरीबी जो है एक बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है एक व्यक्ति के जीवन को। बट माई पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट वेल्थ बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट एंड एक्शन विच रिमूव्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखिए कि अमीर व्यक्ति, मेरी ज़िंदगी में मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति जो है उन कुछ लोगों की थी जो बहुत अमीर थे। हालांकि ये बात भी स्वीकार करते हैं कि गरीबी जो है वो एक व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बट माई पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट वेल्थ बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट एंड एक्शन विच रिमूव्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। और वही कहना चाहते हैं कि मेरा मुद्दा ये है, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये संपत्ति नहीं है बल्कि वो सामंजस्य है जो एक व्यक्ति के विचारों और क्रियाओं के बीच में होता है, जो उसके मन के अंदर चल रहे संघर्ष को जो है हटा देता है। इट इज़ इन दैट वे द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज अचीव्ड। और इस तरह से जो है एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो है वो निखर करके आता है। वी वर एंगेज्ड as you know in a very great movement in India because that movement was intimately concerned with the freedom of India। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि हम चूँकि व्यस्त थे, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़े आंदोलन में भारत में, और चूँकि ये आंदोलन जो है घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ था भारत की आज़ादी से। आई वॉज लेड टू वंडर वाट एग्जैक्टली इज इंडिया। तो मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि वास्तव में भारत क्या है। आई न्यू ऑफ कोर्स द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि भारत की ज्योग्राफी क्या है, भारत का भूगोल क्या है। आई न्यू मैनी अदर ऑड फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू। मुझे भारत के बारे में कुछ बुराइयाँ भी पता हैं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट ऑन फेथ that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world।
और यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि मुझे हालांकि भारत के बारे में कुछ बुरे तथ्य भी पता है और मैं इस बात को केवल आस्था पर रख करके विश्वास करना नहीं चाहता था कि क्योंकि केवल मेरा जन्म भारत में हुआ है और इस कारण से भारत दुनिया का सबसे महान देश है। दैट इज़ द काइंड ऑफ फॉली इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज। और ये इस तरह की मूर्खता है जिसमें दुनिया के हर देश का व्यक्ति जो है, हर देश के लोग जो है उलझे हुए हैं। देयर आर क्वाइट इनफ पीपल इन इंडिया who think that India is obviously the greatest country। ऐसे बहुत सारे लोग भारत में जो ये सोचते हैं कि भारत स्पष्ट रूप से सबसे महान देश है। In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition। उन दिनों में भी जब हम राजनीतिक रूप से जो है एक इतने सक्षम नहीं थे कि हम गर्व कर सकें, राजनीतिक कंडीशन जो हमारी भारत की थी उस आधार पे हम गर्व कर सकें अपने देश पर। प्राइडेड आवर सेल्व्स ऑन आवर स्पिरिचुअल ग्रेटनेस। तो ऐसी जब स्थिति थी जब हम गुलाम थे और हम बहुत ज़्यादा अपनी राजनीतिक स्थितियों की वजह से गर्व नहीं कर सकते थे, तो उस समय हम गर्व करते थे हमारे आध्यात्मिक महानता पर। हैविंग नथिंग एल्स टू गेट होल्ड ऑफ वी टुक रेफ्यूज इन स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी जिसका आसरा ले सकें, तो हम आध्यात्म पर जो है गर्व करने लगे। इफ़ यू गो टू द अदर कंट्रीज़, यदि आप दूसरे देशों में जाएं, आई शैल नॉट नेम देम एज आई डू नॉट विश टू कॉज ऑफेंस। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता। यू विल फाइंड द पीपुल देयर थिंक that their country is the chosen country, the torch bearer of civilization। अब यहाँ पे देखिए वो ये कह रहे हैं कि यदि आप किसी दूसरे देश में जाएं तो वहाँ के लोग भी ये सोचते हैं कि उनका देश जो है वो सबसे महान है। और टॉर्च बियरर यानी कि पथ दिखाने वाला है ना, पैगंबर है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का। द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, सबसे ज़्यादा विकसित देश। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी कंट्री, सबसे क्रांतिकारी देश। द कंट्री विद द बिगेस्ट बिल्डिंग, ऐसा देश जिसमें सबसे बड़ी बड़ी इमारतें। द कंट्री विद समथिंग यूनिक, सम मिशन और अदर, ऐसा देश जिसमें कुछ अनोखा है, कोई मिशन है या कोई दूसरी चीज़ है। यानी दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश मानता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि उनका देश सबसे ज़्यादा विकसित है, उनके देश में सबसे ज़्यादा क्रांति है, उनके देश में सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं या कोई यूनिक चीज़ है या कोई दूसरा मिशन है या कोई ना कोई चीज़ पर हर व्यक्ति गर्व करता है अपने देश पर। इट इज़ नेचुरल फॉर वन टू लाइक वंस ओन कंट्री। अब ये कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक भावना है, एक प्राकृतिक चीज़ है कि एक व्यक्ति अपने देश पर अभिमान करता है। एंड वंस ओन पीपुल, और स्वयं के लोगों पर भी। इट वुड बी अननेचुरल नॉट टू डू सो, और ये अप्राकृतिक ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इट इज़ गुड टू बी अ लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री। ये अच्छी बात है कि एक व्यक्ति अपने देश पर घमंड करे, अभिमान करे। बट इट इज़ रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बात गलत होगी कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हम सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। द फैक्ट इज़ दैट एवरी कंट्री एंड एवरी पीपल हैव एडमायरेबल पॉइंट्स अबाउट देम। अब ये कह रहे हैं वास्तविकता ये कि हर दुनिया के देश में, दुनिया के हर लोगों में कोई ना कोई ऐसी प्रशंसनीय गुण होता है उनके अंदर। दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट, और उनके पास श्रेय लेने के लिए महान उपलब्धियां होती हैं। दे हैव आल्सो बैड पीरियड्स इन देयर हिस्ट्री, और उनके इतिहास में कुछ जो है बुरे काल अवधियाँ भी होती हैं। यानी ऐसा देश दुनिया में कोई भी नहीं होगा जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिस पर गर्व ना किया जा सके। हर देश के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पर वो गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। और हर देश के इतिहास में कुछ ना कुछ ऐसी बुरी घटनाएं भी होती हैं
जिनको हम अभिमान से नहीं देख सकते। दिस अप्लाइज नॉट टू कंट्रीज ओनली बट टू इंडिविजुअल्स। और ये बात जो है केवल देशों पर लागू नहीं होती बल्कि व्यक्तियों पर भी होती। नोबडी इज परफेक्ट। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिपूर्ण हो। ही हैज़ वीकनेसेस एंड फेलिंग। जिसके पास कोई कमी ना हो, जिसके पास कोई असफलताएं ना हो। नोबडी इज थॉरोली बैड आइदर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से खराब हो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हम ये कहें कि ये पूरी तरह से खराब है। वी आर ऑल मिक्सचर्स ऑफ गुड एंड एविल। हम सभी जो है मिश्रण है अच्छाइयों का और बुराइयों का। बट वी शुड ट्राई टू फर्दर द गुड इन आवर सेल्व्स एंड इन अदर्स। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए हमारे अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाने की और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाने की भी। मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली डिड नॉट सी गांधी जी एट क्लोज क्वार्टर्स। अब देखिए यहाँ पे आगे वो कह रहा है कि आप में से अधिकांश लोगों ने महात्मा गांधी जी को उतनी नज़दीकी से नहीं देखा होगा। ही हैड अमेजिंग क्वालिटीज। उनके पास आश्चर्यजनक गुण थे। वन ऑफ दीज क्वालिटीज वाज दैट ही मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन। उनके जो सबसे अच्छे गुण थे उनमें से एक ये चीज़ थी कि वो एक दूसरे व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को बाहर खींच लेते थे। अदर पर्सन मे हैव हैड प्लेंटी ऑफ एविल इन हिम। जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास हो सकता है कि बहुत सारी बुराइयां हों उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर की जो थोड़ी बहुत भी अच्छाई है उस अच्छाई को वो पहचान लेते थे और उसको बाहर निकाल लेते थे। यानी केवल उसकी अच्छाइयों को देखते थे और उसकी अच्छाइयों की को जो बाहर निकालने की यानी उसको दिखाते थे कि देखो तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस व्यक्ति को ये लगता था कि हाँ मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ, भले ही मेरे अंदर 1000 बुराइयाँ हैं लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण भी हैं जो दूसरों में नहीं। बट ही समहाउ स्पॉटेड द गुड एंड लेड एम्फेसिस ऑन दैट गुड। लेकिन वो किसी तरह से उसके अंदर की अच्छाइयों को ढूंढ लेते थे और उन अच्छाइयों पर जोर डालते थे। द रिजल्ट वाज दैट पुअर मैन हैड टू ट्राई टू बी गुड। और परिणाम ये होता था कि वो बेचारा व्यक्ति जो है वो कोशिश करता था अच्छा बनने की। ही कुड नॉट हेल्प इट। वो असहाय हो जाता था जब उसकी अच्छाइयों को वो उजागर करते थे तो वो अच्छा बनने की कोशिश करता था। ही वुड फील अ लिटिल असेम्ड। उसे अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़ता था। व्हेन ही डिड समथिंग रॉन्ग। जब भी कोई वो गलत काम करता था तो उसे वो अपनी अच्छाइयाँ याद आती थी और उसके लिए उसको जब भी उसके मन में कोई गलत काम करने की इच्छा होती थी तो वो शर्मिंदा हो जाता था। People who always seek evil in others find it. This applies to nations as well as individuals. लोग जो ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के अंदर की बुराइयों को देखें, ये बात लागू होती है देशों पर भी और व्यक्तियों पर भी। गो टू अ फॉरेन कंट्री। किसी विदेशी देश में जाइए। यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक। हो सकता है कि आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखें, ढूंढें जो आपको पसंद ना आए। आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द एविल इन अदर कंट्री। तो आप वो ये कह रहे हैं कि जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो आपको पसंद ना आए। तो क्या आप अपना सारा समय जो है उन देशों की जो कमियां हैं, उन देशों में जो बुराइयां हैं उन्हें ढूंढने में खर्च करेंगे? और रादर इन फाइंडिंग आउट द गुड इन देम, बजाय इसके कि आप उनके अंदर की अच्छाइयों को देखें। एंड प्रॉफिटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स बाय योर कॉन्टैक्ट। और उनकी अच्छाइयों से स्वयं का लाभ लें, यानी स्वयं का फ़ायदा उठाएं। और आपने जो अच्छाई देखी है उससे आप दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ नेहरू जी ये कह रहे हैं कि ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। यदि आप किसी विदेश में जाएं, किसी दूसरे देश में जाएं, तो क्या आप अपना सारा समय इसमें खर्च कर देंगे कि वहाँ की बुराइयाँ देखें कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये बुराई है, बजाय इसके कि वहाँ की अच्छी चीज़ों को देखें।
और उन अच्छी चीज़ों से आप सीखें और अपना स्वयं का भी फ़ायदा उठाएं, यानी स्वयं उस चीज़ से लाभ लें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। We are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries rather than the good. अब यहाँ पे देखिए वो ये कह रहे हैं कि हम सभी बहुत ज़्यादा एप्ट हैं, बहुत ज़्यादा दक्ष हैं दूसरों के अंदर, दूसरे व्यक्तियों और दूसरे देशों के अंदर बुराइयां ढूंढने में, बजाय कि अच्छाइयाँ ढूंढने में। Perhaps some of you know the saying in the Bible about the person who could not see the beam in his own eye and saw the mote in the other's eyes. अब यहाँ पे कहते हैं कि संभवतः आप में से कुछ लोग ये जानते हो कि बाइबल में एक कहावत है, एक बात कही गई है कि एक व्यक्ति जिसकी खुद की आँख में कचड़ा है ना, खुद की आँख में कचड़ा है, वो अपनी आँख के कचड़े को नहीं देखता बल्कि उसको दूसरे की आँख में कचड़ा नज़र आता है। आई एम सॉरी इफ़ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग। अब वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करिए यदि मैं भटक रहा हूँ अपनी बात से, बट दिस इज़ आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट अ वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रेंड कि मुझे माफ़ करिए यदि मैं अपनी बात से भटक रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ही है। और मैं आपको एक बात गुप्त रूप से बताता हूँ, एक बहुत ही चतुराई भरा प्रयास जो आपके दिमाग के जो पीछे सोच रहती है उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। आई एम एटलीस्ट बीइंग फ्रैंक विद यू। कम से कम मैं आपके साथ जो है फ्रैंक हो रहा हूँ, यानी मैं आपके बेबाकी से अपनी बात कह रहा हूँ। दैट इज़ हाउ आई केम टू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस तरह से मैंने जो है मेरे मन में विचार आया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने का। एंड बिफोर दैट आई रोट माई ऑटोबायोग्राफी which again was an attempt to fix myself in the context of the Indian struggle। वो ये कह रहे हैं कि इसके पहले मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा को भी लिखा, जो दोबारा एक प्रयास था अपने आप को जोड़ने का भारत की जो आज़ादी का संघर्ष था उसके संदर्भ में। एक्चुअली द बुक वाज मोर अबाउट द स्ट्रगल इन इंडिया देन अबाउट माई सेल्फ। वास्तव में वो किताब मेरे बारे में ना हो करके भारत का जो संघर्ष था आज़ादी के लिए उस बारे में थी। ऑफ कोर्स आई वॉज नेचुरली ए काइंड ऑफ सेंट्रल फिगर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज एवरीबडी इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी मेरी थी तो मैं एक सेंट्रल फिगर था उसमें मेरे नज़रिए से, जैसा कि हर व्यक्ति अपने आप को सेंट्रल फिगर मानता है अपने जीवन में। अब वही कह रहे हैं फ्रेंड कि इसके बाद में एक बड़ा कैनवास चाहता था, एक बड़ा क्षेत्र ऐसा चाहता था जिसके बारे में मैं विचार कर सकूं, और इसलिए मैंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इस किताब को लिखा। आई एम नो हिस्टोरियन। अब वो ये बात भी कह रहे हैं कि मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने दुनिया के इतिहास को अपनी नज़र से देखा और उस बारे में किताब लिखी। परहैप्स दैट वाज एज वेल because there are very few historians that I know who can talk intelligently about history। अब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं हालांकि कोई इतिहासकार नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की अपना सबसे अच्छे तरीके से दुनिया को देखने का जो मेरा नज़रिया था या इतिहास को देखने का जो मेरा नज़रिया था उसको लिखने का, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही कम इतिहासकार ऐसे होते हैं जो बुद्धिमानी पूर्वक जो है बात करते हैं इतिहास की। They are so full of facts and figures that they are overwhelmed by them। ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो उन्हें जो है ओवरहेल्म कर देते हैं, यानी उनको प्रभावित कर देते हैं। They are lost in a forest and do not see some obvious things because they are always crawling about in the underwood। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं फ्रेंड कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे होते हैं जब वो इतिहास को देखते हैं अपनी नज़र से तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो इस तरह से खो जाते हैं जैसे कि कोई जंगल में खो गया हो और वो रेंग करके जा रहा हो जंगल के अंदर से। आई रोट ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन ऑर्डर दैट आई माइट सी माई कंट्री and my age in the proper perspective of world history।
अब वो कहते हैं कि मैंने दुनिया के इतिहास को जो है, जो कि ये किताब लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वो इसलिए लिखी थी कि ताकि मैं अपने देश को देख सकूं, अपने उम्र में, अपनी जो मेरा काल अवधि जिसमें मैं जी रहा हूं, उसको मैं जोड़ सकूं दुनिया के इतिहास के साथ। इट वाज बाय नो मीन्स अ डीप वर्क। हालांकि ये काम कोई ऐसा नहीं था कि जो बहुत गहराई से किया गया हो। जैसा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे जिस नज़र से मैंने दुनिया को देखा है, जो मैंने दुनिया को समझा है, उस हिसाब से मैंने कोशिश की है निष्पक्ष होकर के उस इतिहास को लिखने की। और मैं जानना चाहता था, अपने आप को जोड़ना चाहता था जिस काल अवधि में मैं रह रहा हूँ भारत में, तो भारत को उस संदर्भ में दुनिया के साथ जोड़ने की मैंने कोशिश की। हालांकि ये कोई डीप काम नहीं था, ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसमें बहुत गहराई से काम किया गया हो, बट इट गेव माई थिंकिंग एंड द फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन इस चीज़ ने मेरे जो विचारों को जो है आगे बढ़ाया और दुनिया के इतिहास को जानने का एक मौका दिया। Having got the larger frame, I looked more closely at my own country and wrote the discovery of India। और एक लार्जर फ्रेम, एक बड़े पैमाने पर जब चीज़ों को मैंने देखा तो उससे मैं ज़्यादा अच्छे से अपने देश को समझ पाया, और इसलिए फिर उसके बाद मैंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को लिखा। इन इट आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई कंट्रीज पास्ट एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसमें मैंने ध्यान केंद्रित किया है मेरे देश के इतिहास पर और इसके विकास की गाथा पर। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दीज मैटर्स। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट से ये कह रहा है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझाऊँ कि मैंने अपने विचारों को कैसे डेवलप किया, कैसे विकसित किया इन मामलों पर। द मोर आई थॉट एंड द मोर आई लर्नड, द मोर आई सॉ हाउ लिटिल आई न्यू एंड हाउ मच मोर देयर वाज टू लर्न। अब देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। जितना ज़्यादा मैंने विचार किया, जितना ज़्यादा मैंने सीखा, उतना ही मेरे को महसूस हुआ कि मैं कितना कम जानता हूँ और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ अभी भी। वन ऑफ माई रिग्रेट्स टुडे इज़ दैट आई हैव नो टाइम टू परस्यू दीज स्टडीज़ प्रॉपरली बाय रीडिंग और थिंकिंग और राइटिंग। अब ये कह रहा है कि आज के समय में जो मेरे सबसे बड़े जो आत्मग्लानि है उनमें से एक ये चीज़ है कि अब मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं और अध्ययन कर सकूं, है ना, पढ़ सकूं, विचार कर सकूं और लिख सकूं। बिकॉज राइटिंग फॉर मी इज़ एसेंशियली एन एड टू थिंकिंग। क्योंकि लिखना जो है मेरे लिए आवश्यक रूप से एक ऐड है, एक सहायता है विचार करने के लिए। इन ट्राइंग टू राइट वन हैज़ टू थिंक मोर कॉन्साइसली देन अदरवाइज। अब भाई कहते हैं जब एक व्यक्ति लिखने बैठता है, यानी कोई चीज़ लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, तो उसे ज़्यादा सटीकता से और ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ता है बजाय किसी और चीज़ के। आई सपोज आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट। हालांकि मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने वर्तमान के बारे में ज़्यादा शिकायत नहीं करना चाहिए। वट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू थिंक। जो मैं आपसे चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि आप जीवन में विचार करना सीखें। थिंकिंग इज समथिंग विच डज नॉट कम ऑटोमेटिकली टू अ पर्सन। विचार करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप ही आ जाएगी किसी व्यक्ति के अंदर। गॉसिपिंग विद अ नेबर इज नॉट थॉट। किसी पड़ोसी के साथ गपशप लड़ाना ये कोई विचार करना नहीं होता। इफ़ यू रिपीट समथिंग विच समबडी एल्स हैज सेड इट इज़ नॉट थॉट। यदि आप केवल उस बात को दोहरा रहे हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति ने कही है तो ये कोई विचार करना नहीं है। विचार करना वो है जब हम अपने अंदर आने वाली बातों को, यानी जो हम अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर हम गहराई से जब सोचते हैं अपने मन में, तो इसे कहते हैं थॉट। केवल पड़ोसी से गपशप लड़ाना ये कोई थॉट नहीं है, ये कोई विचार नहीं है। या किसी व्यक्ति ने कोई महान बात कही है और उस बात को हम दोहरा दें तो ये भी कोई थॉट नहीं है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम माइटी थिंकर्स। मैं आप सबसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप कोई बहुत बड़े विचारक बन जाएंगे। दो सम ऑफ यू में, हालांकि आप में से कुछ बन सकते हैं,
बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग। लेकिन मैं आप सबसे ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि आप अपने अंदर विचार करने की जो कला है इसको विकसित करें। नथिंग इज मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग देन रीडिंग। पढ़ना जो है इसकी बजाय कोई भी और चीज़ उतनी मददगार नहीं है विचार करने के लिए। दैट इज़ रीडिंग इंटेलिजेंटली, कि पढ़ना एक बुद्धिमानी रूप से किसी चीज़ को पढ़ाई करना। बिकॉज देयर बाय यू गेट अदर पीपल्स थॉट्स, क्योंकि इससे आपको दूसरे लोगों के विचारों को जानने का मौका मिलता है। एंड बाय वेइंग देम यू कैन थिंक योर सेल्फ, और जब आप उन्हें तोलते हैं अपने विचारों के साथ तो आपको स्वयं पर विचार करने का मौका मिलता है। यानी जब आप रीड करते हैं, देखिए दूसरों के द्वारा लिखी गई चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और जब आप उनको तौलते हैं तो ये वास्तविक थिंकिंग होती है। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को, अपने मन में जो विचार आए और दूसरों ने जो बात कही है, इनको जब आप एक तौलेंगे, जैसे एक तराजू में तोली जाती कोई चीज़ को, तो ये होती है एक वास्तविक विचारशील जो व्यक्ति होता है, जो विचार करने की, थिंक करने की जो एक क्षमता होती है वो डेवलप होती है। आई हैव ऑफन सेड दैट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल थिंक एंड रीड सो लिटिल नाउ डेज। अब वो ये कहते हैं कि मैं ये बात कहता हूँ कि ये बहुत एक दुर्भाग्यशाली चीज़ है कि आजकल लोग विचार तो करते हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम है, स्पेशली इन इंडिया, विशेष रूप से भारत में। आई डो नॉट कॉल न्यूज़ पेपर रीडिंग और रीडिंग। वो ये कहते हैं कि अखबार पढ़ना कोई रीडिंग नहीं है, बट एनी रीडिंग विच मेक्स यू थिंक इज़ यूजफुल रीडिंग। लेकिन कोई भी चीज़ को पढ़ना जो आपको विचार करने पे मजबूर करे, वो वास्तविक रीडिंग है। इवन इफ़ इट इज़ अ वेरी गुड नॉवेल, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बहुत अच्छा सा उपन्यास हो। ग्रेट नॉवेल्स ऑलवेज मेक वन थिंग। महान उपन्यास हमेशा एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बिकॉज दे आर पिक्चर्स ऑफ लाइफ पेंटेड बाय ग्रेट माइंड्स, क्योंकि वो जीवन का एक पिक्चर होता है, जीवन का एक चित्रण होता है जो एक महान मस्तिष्कों के द्वारा, यानी महान राइटर्स के द्वारा किया जाता है। इफ़ यू थिंक अबाउट द 5-year प्लान्स, यदि आप 5 वर्षीय योजना के बारे में सोचें, यू विल फाइंड व्हाट अ वाइटल पार्ट द इंजीनियर प्लेज इन दैम। तो आप पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उसमें इंजीनियर्स। वी शैल रिक्वायर टेंस ऑफ thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other technicians for our plans। फ्रेंड, यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि यदि हम 5 वर्षीय योजनाओं के बारे में सोचें तो हमें सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। ओवरसीयर्स, देखिए ओवरसीयर्स वो होते हैं जो एक इंजीनियर के नीचे काम करते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट होता है उस पर नज़र रखने का काम करते हैं। मैकेनिक्स एंड अदर टेक्नीशियंस, और सैकड़ों हजारों जो है ओवरसीयर्स, मैकेनिक्स और दूसरे तकनीकी विशेषज्ञ लोग फॉर आवर प्लान्स, हमारी योजनाओं के लिए। द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेंड पीपल। पूरी दुनिया जो है अब और ज़्यादा ऐसी दुनिया बनती जा रही है जहाँ पे और ज़्यादा प्रशिक्षित लोग हैं। यहाँ पे फ्रेंड नेहरू जी जो है भारत के उस समय की, आज़ादी के कुछ समय की बात है, जब भारत को आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए ढेर सारी योजनाओं की ज़रूरत थी। उस समय वो कह रहे थे कि आज दुनिया ऐसी हो गई जहाँ पे और ज़्यादा तकनीकी लोगों की, ट्रेंड लोगों की मांग जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमें कोई 5 वर्षीय योजना बनाना है, हमें डैम बनाना है, हमें रोड्स बनाना है, तो हमें सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स की ज़रूरत है, टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, मैकेनिक्स की ज़रूरत है। दे नीड टू बी ट्रेंड इन 2 ways। अब ऐसे लोगों को 2 तरह से प्रशिक्षित किया जाने की ज़रूरत है। दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड, उन्हें इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि उनका दिमाग मजबूत हो। एंड हैव सम विजन, और वो दूरदृष्टा हो सकें, यानी दूर की सोच सकें।
आने वाले 10 साल, 20 साल या 50 साल के बाद की ज़रूरतों को समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, दुनिया की तस्वीर को देख सकें। देन दे मस्ट बी ट्रेंड इन पर्टिकुलर जॉब्स विच दे कैन डू वेल, और उसके बाद उन्हें उस पर्टिकुलर जॉब को सिखाया जाए जो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेदर इट बी साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिसिन और एजुकेशन, सच आर दी स्किल्स विच विल बिल्ड इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि चाहे वो कोई सी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हो, और ये सारी वो स्किल्स हैं जो भारत का निर्माण करेगी आगे जा कर के। फ्रैंकली द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन विल नॉट बिल्ड इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि केवल नेता जो है वो देश को नहीं बना सकता, नेता दिशा दिखा सकता है, लेकिन देश को बनाने का काम तो ये जो स्किल पीपल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, यही किसी देश का निर्माण करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये केवल पॉलिटिशियन नहीं हो सकता जो देश को बनाएगा। ऑल्दो आई स्पीक एज ए पॉलिटिशियन, यद्यपि मैं स्वयं एक पॉलिटिशियन के रूप में बात कर रहा हूँ। अब पॉलिटिशियन इज ए यूजफुल पर्सन इन हिज ओन वे, एक नेता एक उपयोगी व्यक्ति है अपने अलग तरीके से। दो इट इज कंसीवेबल दैट इन अ परफेक्ट सोसाइटी द पॉलिटिशियन विल फेड अवे, हालांकि ये बात को कहा जा सकता है एक परफेक्ट समाज में धीरे धीरे नेता जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी नेताओं को की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे, हो सकता है कि नेताओं की उतनी ज़रूरत नहीं पड़े आने वाले समय में, एक परफेक्ट समाज जब बन जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी समाज में। देयर विल बी ऑलवेज नीड फॉर द इंजीनियर एंड द साइंटिस्ट। अब यहाँ कह रहा है कि देखिए भले ही नेता जो है ये इनकी ज़रूरत शायद उतनी ना रहे आने वाले समाज में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इंजीनियर और साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट लोग हैं इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए। दे कैन नॉट फेड अवे इवन इफ द पॉलिटिशियन में फेड अवे। हाउएवर आई डू नॉट थिंक द टाइम इज नियर व्हेन द पॉलिटिशियन विल फेड अवे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में ऐसा होगा कि नेताओं की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। यू आर यंग, आई शुड लाइक यू टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ एंड द एम्बिशन ऑफ यूथ टू डू समथिंग वर्थ वाइल एंड बिग। अब यहाँ वो नौजवान पीढ़ी को जिनको संबोधित कर रहे हैं फ्रेंड, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि यू आर यंग, आप नौजवान हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो अभिमान हो, गर्व हो एक युवा होने का, और एक महत्वाकांक्षा हो। एक युवा के अंदर जो महत्वाकांक्षा होती है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, ताकि आप कुछ वर्थवाइल, कुछ मूल्यवान और बड़ा कर सकें। ऑल ऑफ यू मे नॉट बी जीनियसेस, आप सभी जो है जीनियस तो नहीं हो सकते, बट सम ऑफ यू माइट येट डू वर्थवाइल थिंग्स इन सम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और अदर। अब यहाँ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जीनियस नहीं हो सकता, आप में से भी हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जीनियस हो जाए, लेकिन संभवतः आप कुछ ऐसा वर्थवाइल कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी हो। डू नॉट लाइक पीपुल हु हैव नो प्राइड एंड एम्बिशन एंड आर जस्ट स्लोपी पीपुल। अब यहाँ कह रहा है कि देखिए मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जिनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है, अपने आप पर गर्व नहीं होता है, जिनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। वो आर जस्ट स्लोपी पीपुल, ऐसे लोग जो स्लोपी हैं। देखिए स्लोपी मतलब होता है गंदा, एक गंदे से लोग, आलसी लोग जो कुछ नहीं करना चाहते जीवन में। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स प्राइड एंड एम्बिशन इन ए स्मॉल पर्सनल सेंस। अब वो कह रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ पे जो वर्ड दो यूज़ करे मैंने, प्राइड एंड एम्बिशन, ये केवल व्यक्तिगत अर्थों में नहीं कह रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत यानी पर्सनली अपने आप पे घमंड करें, अपने खुद के लिए एक महत्वाकांक्षा रखें।
आई डू नॉट मीन द प्राइड ऑफ गेटिंग मनी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाने का गर्व हो आपके ऊपर, विच इज़ द सिलिएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड, जो कि सबसे घटिया प्रकार का गर्व है सभी प्रकार के गर्वों में। प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग योर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। गर्व इस बात में होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे आप सबसे अच्छे तरीके से, बेस्ट पॉसिबल मैनर से कर रहे हैं, यानी सबसे अच्छे संभव तरीके से कर रहे हैं। इफ यू आर अ साइंटिस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टीन। अब वो कह रहा है यदि आप एक वैज्ञानिक हैं तो आइंस्टीन बनने के बारे में सोचिए। नॉट मियरली अ रीडर इन योर यूनिवर्सिटी, केवल एक यूनिवर्सिटी में जाकर के एक रीडर बन जाए। इफ यू आर अ मेडिकल मैन थिंक ऑफ सम डिस्कवरी विच विल ब्रिंग हीलिंग टू द ह्यूमन रेस। अब वो कह रहे हैं यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में, आप डॉक्टर हैं या मेडिकल के क्षेत्र में किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी खोज करने के बारे में सोचिए जो मानव जाति का जो है कल्याण कर सके। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, यदि आप एक इंजीनियर हैं, एम एट सम न्यू इन्वेंशन, तो एक नए आविष्कार का लक्ष्य बनाइए। द मियर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग मेक्स यू बिग। केवल एक बड़ा सोचने का जो लक्ष्य है वो आपको बड़ा बनाता है। कि देखिए यदि आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आप बड़े बनेंगे, यानी एक व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब उसके लक्ष्य बड़े होते हैं। माई कोलीग्स एंड आई and others who function on the public stage today appear big leaders to you. Look back on how we become so. अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो साथी हैं और मैं हूँ और मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं जो आज आपके सामने खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और आपको एक बड़े नेता नज़र आते हैं, तो हमारे पास्ट के बारे में सोचिए कि हम कैसे बड़े बने। We may have had some virtue and some ability. हमारे पास निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सदाचार वाला गुण होगा, some ability, कोई योग्यता होगी। But essentially we became what we are because we had some ambition and pride. लेकिन अनिवार्य रूप से हम आज जो बने हैं उसके पीछे एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा है, एक गर्व का अनुभूति है, जिसके कारण से आज हम इस स्टेज पर पहुंच पाए। बिकॉज वी हिच्ड अवर वैगन टू ए स्टार। देखिए हिच्ड अवर वैगन टू स्टार ये एक तरह से आइडियम फ्रेजेज जो होते हैं फ्रेंड, मुहावरे के रूप में यूज़ किया गया है। यहाँ पे हिच्ड अवर वैगन टू स्टार का मतलब है कि हमने कोशिश की तारों तक पहुँचने की और हम उस काम को कर पाए। हमने बड़े सपने देखे और बड़े सपनों का लक्ष्य बनाया, इस कारण से हम उन सपनों को हासिल कर पाए। बिकॉज वी ट्राई टू डू बिग थिंग्स एंड इन सो ट्राइंग आवर स्टेचर इंक्रीज्ड अ लिटिल। क्योंकि हमने बहुत बड़ा करने का सोचा, हमने बहुत बड़ा करने का लक्ष्य बनाया और इसके कारण जो है हमारा स्टेचर भी आज थोड़ा सा बढ़ गया। इट इज़ नॉट वाट यू से दैट मैटर्स बट वाट यू डू। अब यहाँ पे देखिए नेहरू जी कह रहे हैं कि ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कहते हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप करते क्या है। यानी जीवन में आप जो करके दिखाते हैं वही चीज़ मायने रखती है। और इस कारण से उन विशाल मौक़ों के बारे में सोचना चाहिए जो दुनिया आपको देना चाहती, जिनके पास एक तेज़ दिमाग है, एक अच्छा सा करेक्टर है और जिनके पास ऐसे पैर हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए फ्लीट ऑफ फुट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया ऑफर्स। उन मौक़ों के बारे में सोचिए जो भारत आपको दे सकता है। आई नो बेटर देन यू ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा भारत की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। द सफरिंग एंड माइजरी ऑफ नंबरलेस पीपल। जो कष्ट और दुर्दशा है अनगिनत लोगों की। वी आर ट्राइंग टू मीट दोज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम। हम कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं को समझने की और उन्हें हल करने की। नॉट बाय मैजिक बट बाय स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क। हम इन समस्याओं को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं
किसी जादू से नहीं, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से और कठोर परिश्रम से। देयर इज नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द ओकेशनल मैजिक ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है सिवाय मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसके जादू के अलावा। एंड द ह्यूमन माइंड और जो मनुष्य का दिमाग है उसके अंदर जो ताकत है वही एक जादू है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जो मनुष्य की समस्याओं को हल कर दे। इट टेक्स टाइम एंड परसिवरेंस टू डू बिग थिंग्स। अब देखिए वो कह रहे हैं कि इसमें समय लगता है और परसिवरेंस यानी सतत प्रयास लगते हैं किसी काम को, बड़े काम को करने के लिए। इट विल नॉट डू द टू बी फेंट हार्टेड। ये किसी एक कमजोर दिल वाले के बस की बात नहीं है। वन मीट्स विथ फेलियर ओकेशनली बट वन हैज़ टू गो ऑन। एक व्यक्ति को हो सकता है कि कभी कभी असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सक्सेस डज नॉट कम सडनली और विदाउट सेटबैक्स। देखिए सेटबैक्स यानी होता है नाकामयाबी यानी असफलता। यहाँ वो कह रहे हैं देखिए सफलता जो है अचानक से नहीं आती और बिना असफलताओं के भी नहीं आती। एक व्यक्ति जब प्रयास करता है तो उसे कभी कभी असफल भी होना पड़ता है। एक व्यक्ति जब प्रयास करता है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार सफल ही हो जाए, बहुत बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि वो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, काम करता रहता है, तो धीरे धीरे उसे सफलता जरूर मिलती है। सो यू हैव दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो तुम्हारे पास ये बहुत बड़े मौके हैं भारत में। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर देम। अपने आप को तैयार करो उनके लिए। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। हैव दैट इनर अर्ज टू डू बिग थिंग्स एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल डू बिग थिंग्स। अपने अंदर वो अर्ज देखिए, महत्वाकांक्षा को पैदा करिए बड़े काम को करने की, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक दिन आप जरूर बड़े काम करेंगे।